चीज़ है एपीआई, ये नहीं कि एकदम से ब्लैंक रहो। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एपीआईज में इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर होते हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस रखूँगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले कि वेब सर्विसेज और एपीआई दोनों अलग अलग टर्म हैं, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे वेब सर्विसेज में काम किया है, कुछ लोग बोलते हैं हमने एपीआई ऑटोमेशन किया है। तो हमारा जो कोर्स है वेब सर्विसेज ऑटोमेशन है कि एपीआई ऑटोमेशन है? कब मैंने ऐसे तो बोला नहीं था, ठीक है। तो वेब सर्विसेज की भी कुछ चीज़ें होती हैं और एपीआई भी होती है। तो एपीआई जनरली क्या होती है? एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आई नो आप बताओगे यही, लेकिन एक्चुअल एपीआई होती क्या है और कहाँ कहाँ पे यूज होती हुई एपीआई आपने रियल टाइम पे नोटिस किया? तो बिफोर स्टार्टिंग the API discussion about our web services discussion, first we need to go in back in past and we need to think about like पहले एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसे होता था और अब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसे होता है। तो जो लोग मार्केट में अभी नए हैं उनके लिए तो सब कुछ नया ही है, आज का ही ट्रेंड्स पता चलेगा। बट जो मार्केट में पहले से हैं उनको कुछ डिफरेंट सा फील आएगा। तो जैसे जो पहले हम एप्लीकेशन बनाते थे, इवन आज भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। लेट्स से जैसे मैं वी टाइगर की एप्लीकेशन की बात करूं तो वी टाइगर के बारे में सबको पता है। तो वी टाइगर एक हमारा ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर एपीआई यूज़ नहीं होती। उसमें क्या है कि फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन है और सीधे सीधे कोड लिखा है और सीधे सीधे डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है कोड से ही, और जो भी ऑपरेशन करते हैं डायरेक्ट डेटाबेस में हिट करता है, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को अगर किसी सर्वर पे हमें होस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को सर्वर पे होस्ट करेंगे तो डायरेक्ट दोनों एक्सेस हो जाएंगे और आराम से। ऐसे लाइफ पहले चलती थी, इसको बोलते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर। तो 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट होता है और सर्वर होता है। तो क्लाइंट मतलब हमारा ब्राउजर हो गया, सर्वर मतलब जहाँ पे हमारा ये होस्टेड है, मतलब ये हमारा एप्लीकेशन होस्ट हो रखा है। तो जैसे अगर हम फेसबुक के एक एग्जांपल है facebook.com, तो फेसबुक को हम एक्सेस कहाँ से कर रहे हैं, क्लाइंट। तो ब्राउज़र हमारा क्या हो गया, क्लाइंट, क्योंकि हमने facebook.com ओपन किया तो हम सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। अब facebook.com को जैसे हमने हिट किया तो वो क्या करता है कि सर्वर पे एक्सेस करता है। तो सर्वर मतलब होस्ट कहाँ पे हो रखी है एपीआई। तो अगर ऐसे इस आर्किटेक्चर को पहले समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्रिपल डब्ल्यू क्या है। बोलते हैं ट्रिपल डब्ल्यू सी, फिर हम बोलते हैं W3C। फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। सी का मतलब क्या, कंपटीशन नहीं, कम्युनिटी नहीं, कंसोर्टियम। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी बॉडी है, जैसे हमारे सारे बैंकों को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, वैसे इंटायर वर्ल्ड में पूरे वेब को रेगुलेट करने की अथॉरिटी है W3C, जो कि सारे स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं वेब से, कि वेब में क्या चीज़ होनी चाहिए, एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन होनी चाहिए, कहाँ होस्ट होनी चाहिए, ये सारी की सारी ड्राइव ये करता है। जैसे जिस टाइप से कि आज के डेट में इंडिया में किसी एक कंपनी का मतलब मोबाइल नंबर अगर आपने लिया है तो आपका मोबाइल नंबर से दूसरा मोबाइल नंबर कभी मैच करता हुआ देखा कि भाई एयरटेल के आप सब्सक्राइबर हो तो आपका भी मोबाइल नंबर सेम है और वोडाफोन के सब्सक्राइबर हो आपका भी मोबाइल नंबर सेम है? कभी नहीं देखा। एक यूनिकनेस है। इस क्यों है कि बिकॉज ऑफ ट्राई, कि ट्राई एक ऐसी रेगुलेटरी है जो मोबाइल को सबको मैनेज कर रहा है और उसने रूल निकालते हैं कि रूल बेस्ड होते हैं वो कि अगर सबका मोबाइल जो भी मैन्युफैक्चर होंगे सबका चार्जर एक ही काम करेगा। तो पहले पिन वाला चार्जर आता था, फिर एक 3 पिन वाला नीचे आने लगा, अब टाइप सी चार्जर आने लगे। तो हर ईयर पे प्रोडक्शन के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो सबको वो रूल बनाते हैं कि सबको यही मैकेनिज्म फॉलो करना है। इससे बेनिफिट क्या होता है यूजर को कि कोई भी मोबाइल है चार्जर खरीदोगे तो वो सब में काम आएगा, नहीं तो क्या होगा, सैमसंग की मोबाइल है यार सैमसंग का ही चार्जर खरीदना पड़ेगा। तो कंपनियां फोर्स करेंगी यूजर को, तो यूजर क्या करेगा, परेशान हो जाएगा, यार हमें तो इसी का चार्जर, वो चार्जर फिर महंगा करके भी बेच सकते हैं। तो इसलिए कंपनी ने रूल निकाला कि भाई यूज़र को प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें रूल्स बने हुए हैं सारे। तो ऐसे W3C भी एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा का पूरा इंटरनेट को कंट्रोल करता है और इंटरनेट्स के रूल्स कि कैसे साइट आपको बनानी है, कहाँ होस्ट करनी है, कैसे यूनिकनेस उसमें होगा कि दूसरा वेबसाइट नहीं होगा उस नाम से, तो ये सारी बॉडी कंट्रोल करती है। तो उसका नाम है W3C।
और वही सारे रूल्स निकालते हैं वेब से रिलेटेड। तो इसलिए जैसे अगर आपने एक बार डोमेन बुक करते हो कि लेट्स से facebook.com आपने रजिस्टर करा लिया एक बार, तो कोई दूसरा बंदा facebook.com से रजिस्टर नहीं करा सकता। नहीं तो ऐसे लड़ाई होती कि इंडिया में फेसबुक अलग है, यूएस में फेसबुक अलग है, क्योंकि अलग अलग कंट्री वाइज भी रूल नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड रूल चलता है। तो इसलिए हर एक साइट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिसको कहते हैं डोमेन या यूआरएल बोलना। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? W3C। तो W3C ने ही ये रूल बनाया था कि जैसे HTML के टैग्स हैं, तो HTML में टैग क्या होने चाहिए, वो सारे ब्राउजर वही टैग, अब किसी भी ब्राउजर पे आप ओपन करते हो तो आपका एप्लीकेशन सेम ओपन होता है, सब कुछ सेम चलता है। तो ये रूल उसने बनाया हुआ है W3C ने कि आपको कोडिंग स्टैंडर्ड क्या यूज़ करना है, तभी ये सारे चीज़ें हमें इफेक्टिव ऐसे दिखती हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ स्टार्टिंग में, तो पहले डेटाबेस भी नहीं हुआ करता था, तो पहले नॉर्मल HTML साइट यूज़ होती थी, उसमें कोई भी काम तो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ डिस्प्ले कराया जाता है। बाद में डेटाबेस इंट्रोड्यूस हुआ, तो डेटाबेस के कनेक्शंस यूज़ होने लगे, तो डेटा डेटाबेस में जाने लगा, फिर वहाँ से रिट्राइव होने लगा। फिर सेकंड जनरेशन में ऐसे काम हमारा शुरू हुआ, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आने लगी कि अगर ये बंदे ने, हैकर्स ने अगर सर्वर हैक किया तो वो सब कुछ हैक कर लिया। तो प्रॉब्लम क्या थी? सिक्योरिटी कि अगर समहाउ, क्योंकि एक सर्वर है, अगर मान लो आपने पैसे रखे हुए हैं, सिर्फ एक सिक्योरिटी लेयर लगा रखी है, अगर वो सिक्योरिटी ब्रेक हुई तो सब कुछ लूट के ले जाएगा। लेकिन अगर घर के अंदर मान लो आपने सामान रखा हुआ है, तो गेट अगर कोई खोल लिया, लेकिन अंदर के लॉकर, उसके अंदर की भी फिर चाबी, मान लो अलमीरा है, उसके अंदर भी 2-3 अंदर लॉक होते हैं, तो सारी चाबी तो उसको नहीं मिलेगी ना। तो एटलीस्ट सेफ्टी के रीजन से कि कई फायरवॉल्स या फिर कई हमने स्टेप्स लगा रखे हैं, वॉल्स हमारे पास सिक्योरिटी के हैं कि एक ब्रेक करेगा तब भी हमारा इतना नुकसान नहीं कर पाएगा। और हर एक सिक्योरिटी, अब हर एक लेयर पे हम 100% सिक्योर नहीं कर सकते कि चलो एक लेयर पे हमने 2-4 गार्ड लगा दिया, एक जगह पे कमांडो सेट किया, एक जगह पे है, तो हर जगह अगर कमांडो सेट करेंगे तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा ना। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो पहले जब एप्लीकेशन था 2 टायर आर्किटेक्चर में, तो क्लाइंट सर्वर, सर्वर पे ही सब कुछ था, कोड भी है, डेटाबेस भी है। कोई हैक किया तो कोड में भी कुछ कर सकता है, डेटाबेस में भी कुछ कर सकते हैं। और पहले हैकर क्या करते थे कि डेटाबेस को बंद नहीं करते थे, उसका पहले पूरा कोड रिप्ले कर कॉपी कर लेते थे, तो डेटा पूरा का पूरा ले लिया और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर्वर हैक हुआ है इस टाइम पे। और धीरे धीरे वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे और अपना पार्ट टाइम बिजनेस खोल के ट्रैक करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स थे 2 टायर आर्किटेक्चर में। तो सन 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ 3 टायर आर्किटेक्चर, जो कि W3C ने प्रपोज किया। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी प्रपोज होती है ओवर द इंटरनेट टेक्नोलॉजी में, तो वो पहले सबसे पहले W3C के पास जाता है और वहाँ पे वो प्रपोज किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज वहाँ पे प्रपोज होती हैं, तो उसमें सारे कंट्री के जितने भी डेवलपर्स होते हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, वो उसको सर्टिफाई करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें मार्केट में लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। तब उसको एक रेगुलेटरी पूरी बनाते हैं और पूरा एक रूल बनाते हैं और उस प्रोटोकॉल को सबको फॉलो करना पड़ता है। तो जब 3 टायर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ 2002 में, तो उसका नाम ये रखा गया कि बीच में एक लेयर हम और अगर बनाएं, तो 3 टायर आर्किटेक्चर अगर हम बनाएंगे, तो बंदे को अगर हैकिंग करनी होगी तो वो 3 लेयर्स होंगे उसके पास, मतलब एक लेयर अगर क्रैक करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, तीनों लेयर उसको क्रैक। तो 3 सर्वर क्रैक करना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू एक सर्वर। तो सिक्योरिटी पहली चीज़ मैटर आई कि एक तो पहले चीज़ हुआ रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए कि 3 टायर आर्किटेक्चर बनाना चाहिए रेदर देन 2 टायर। और दूसरा आया कि फ्यूचर में क्या होगा कि अब मोबाइल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, तो आज के डेट में आप क्या करते हो कि डेटाबेस भी यूज़ करते हो, सॉरी, मोबाइल एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो और वेबसाइट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। तो अगर फेसबुक आप यूज़ करते हो ब्राउज़र पे तब भी आपका चलता है, सेम फेसबुक को आप एक्सेस करते हो मोबाइल पे भी। तो कहीं ना कहीं अगर हमें 2 एप्लीकेशन मेंटेन करना, तो आप मोबाइल पे भी 2 तरीके से आप यूज़ करते हो, या तो iOS आपके पास होगा या तो एंड्रॉयड होगा, और तीसरा हो गया वेब। तो एक ही एप्लीकेशन देखा जाए तो 3 तरीके से आप एक्सेस कर रहे हो। तो लॉजिकली अगर सोचो, तो अब 3 एप्लीकेशन डिफरेंट अगर 3 कोड मेंटेन करें और 3 डेटाबेस मेंटेन करें, 3 एपीआई मेंटेन करें, तो 3 डिफरेंट एप्लीकेशन हो गया। और कितनी प्रॉब्लम होगी अगर आप मोबाइल पे किसी फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो वो वेब पे नहीं दिखेगा। पहले आईआरसीटीसी में ऐसा होता था कि अगर आप मोबाइल में
टिकट बुक कर रहे हो तो वेब पे नहीं दिखता था, वेब पे टिकट बुक किया तो उसकी हिस्ट्री मोबाइल में नहीं दिखती थी। रीजन क्या था? क्योंकि वो अलग अलग एप्लीकेशन है, डेटाबेस आपस में सिंक नहीं है। तो उसकी प्रॉब्लम किसको होगी? यूजर को। और वो सोचा यार मोबाइल यूज करूँ कि वेब यूज करूँ, ये मैंने मोबाइल से किया था तो मोबाइल पे देखो, ये वेब पे किया था तो वेब पे देखो। तो अब iOS, एंड्रॉयड और ब्राउजर, अब तीनों पे काम करने के लिए हमें 3 एप्लीकेशन डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये भी एक कॉस्टली हो गया कि एक ही चीज को मेंटेन करने के लिए हमें 3 एप्लीकेशन बनानी पड़ रही है। क्योंकि अगर भाई हमें बिजनेस करना है तो मोबाइल यूजर बढ़ रहे हैं तो मोबाइल पे बिजनेस चाहिए अपने को, तो ये भी सबके लिए ओवरहेड होगा। तो बीच में अब 3 टायर आर्किटेक्चर आने से बेनिफिट क्या हुआ? जब बीच में इंट्रोड्यूस हुआ एक लेयर एपीआई, तो अब एप्लीकेशन हमारा कैसा आर्किटेक्चर हुआ? 3 टायर आर्किटेक्चर। डेटाबेस सेपरेट सर्वर पे, एपीआई दूसरे सर्वर पे, और जो हमारा कोड है वो तीसरे सर्वर पे, और क्लाइंट हमारा एक्सेस अपने तरीके से। तो क्लाइंट सबसे पहले एक्सेस करेगा किसको? कोड को, जो फ्रंट एंड का कोड है, जो HTML का कोड वगैरह जो हमारे ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है, वो कोड उसको डिस्प्ले कराया। अब वहां से अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करोगे तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? एपीआई सर्वर पे। सर्वर पहले उस चीज को वैलिडेट करेगा, फिर अगर उसको ऑथेंटिसिटी लगी कि सही है सब कुछ तो वो डेटाबेस से कनेक्ट। तो ओवरऑल आर्किटेक्चर कैसे इसका बनेगा? लेट्स ओपन द पेन। तो लेट्स से ये हमारा क्लाइंट हो गया, जिसमें हमारा हो गया सारे ब्राउजर। सुबह से यही हो रहा है मेरे साथ। ये हो गया हमारा ब्राउजर। इसके बाद सेकंड लेयर हमारे पास आ गई। डायग्राम पे थोड़ा दिल पे मत लेना क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं बन सकता, बट भावनाओं को समझना है। तो यहाँ से दूसरा हमारा हो गया HTML, जो पेज ओपन करते हैं तो जो स्क्रीन हमें दिखती है, दिस इज द फ्रंट एंड एप्लीकेशन। और इसके साथ बैक एंड में एक सेकंड लेयर आएगा जिसमें हम बोलेंगे कि ये वेब सर्विसेज बोल लो या कोई API बोल लो। और चौथा क्या होगा यहाँ पे? DB, डेटाबेस। तो पहले हम रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजेंगे? कनेक्शन हमारा बेसिकली कैसे बनेगा? तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी फ्रंट एंड। तो आपने ब्राउजर लोकल होस्ट या facebook.com ओपन किया तो पहले यहाँ से लॉगिन पेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब फ्रंट एंड एप्लीकेशन आपके पास दिखा, अब यहाँ पे आप लॉगिन करोगे या साइन अप करोगे, तो लॉगिन करोगे तो ये एक रिक्वेस्ट पीछे जो होगी बैकग्राउंड में एक एपीआई कॉल होगी, और वो एपीआई कहाँ पे जाएगी? इस एपीआई सर्वर पे। तो बेसिकली चाहे एक्सएमएल रिक्वेस्ट हो गया, चाहे आपका रेस्ट एपीआई हो गई, चाहे आपका सॉप रिक्वेस्ट हो गया, या कोई एडिशनल अनदर एपीआई हो गई, तो वो एपीआई इंटरेक्ट करेगी इस एपीआई सर्वर पे, और यहाँ पे अपने एल्गोरिथम्स उसके लिखेंगे जो कि चीज़ों को चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड क्या है, किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन इसको हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिटेक्ट करेगा कि किस एप्लीकेशन से आ रहा है चीज़, तो वो अपना लॉग पूरा मेंटेन करेगा। फिर इसको सब कुछ सही लगता है कि अगर इसको अथॉरिटी है कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है इसको डीबी तक जाने दें, तो ये क्या करेगा? फिर इसको इंटरेक्ट करेगा डीबी से, और डीबी में चीज़ें वैलिडेट करेगा, और फिर डीबी इसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा। फिर वापस से डीबी क्या है, इसको रिस्पॉन्स करेगी इसको, फिर ये रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को देगा जिस फॉर्मेट में फ्रंट एंड को चाहिए, फिर ये फ्रंट एंड आपको वो आउटपुट दिखाएगा कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो अब इतनी लेयर से अगर जा रहा है कोई चीज़ तो सिक्योरिटी बढ़ गई ना। अगर मान लो कल के डेट में फ्रंट एंड सिस्टम हैक हो गया तो आप पेजेस से फंस के पेजेस हैक कर पाए, लेकिन उसके अंदर फिर जाके आपको ये जब तक हैक नहीं करोगे तब तक आप डीबी तक तो पहुंच ही नहीं सकते। तो डीबी सबसे बैकग्राउंड में सबसे पीछे रखा हुआ, मतलब डीबी तक पहुंचने के लिए आपको पहले ये सिक्योरिटी लेयर्स तोड़नी पड़ेंगे, तब जाके डेटाबेस में आप जा पाओगे। और डेटाबेस में जाने का मतलब डेटाबेस में गया तो सब कुछ गया। तो कंपेयर टू 2 टायर आर्किटेक्चर, अब यहाँ पे 3 लेयर्स हमारे पास हो गए, जिसकी वजह से ये 3 टायर आर्किटेक्चर बना और सिक्योरिटी बढ़ गई। अब एडिशनल एडवांटेज क्या हुआ? पहली लेयर क्या, पहली बेनिफिट क्या हुआ एपीआई यूज करने से? सिक्योरिटी बढ़ गई। दूसरा एडवांटेज क्या हुआ कि सपोज करो ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो हमारा था ये वेब था, ठीक है। अब हमने इंट्रोड्यूस किया एक नया एप्लीकेशन जिसको हमने बोल दिया लेट्स से मोबाइल, और मोबाइल में हमने बोला ये हमारा हो गया एंड्रॉयड। फ्रंट में क्या होगा कि ये कोड फ्रंट एंड का जो आप फ्रंट पे दिख रहा है वैसा ही आपने यहाँ पे भी डेवलपमेंट कर लिया, तो सिर्फ आपको पार्शियली डेवलपमेंट करना पड़ा।
कि जो पेजेस यहाँ पे बने थे मोस्टली वो रीयूज हो जाएंगे, सिर्फ डिजाइन चेंज हो जाएगा मोबाइल व्यू में। बट इसका भी अब काम करने का तरीका क्या हो जाएगा, सिंपली ये क्या करेगा, इंटरेक्ट डायरेक्ट इससे करेगा और फिर वही काम डीबी में जाएगा। तो बेनिफिट क्या हुआ, ये दोनों लेयर टच करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये दोनों लेयर फिर से रीडेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। और बेनिफिट यूजर को क्या मिला, अगर फ्रंट एंड से आपने जो चीजें रजिस्टर किया हुआ है वो मोबाइल से भी एक्सेस करोगे तो सेम आपको डेटा वही दिखेगा ना, सेम डेटाबेस आप एक्सेस कर रहे हो और बैक एंड में सेम एपीआई यूज हो रही है। तो बेनिफिट क्या हो गया इससे कि आपको मतलब ये दोनों लेयर की डेवलपमेंट फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कम टाइम पे डेवलपमेंट भी अच्छा हो गया, कंसिस्टेंट डेटा आपको मिलेगा। और तीसरा अब यही एंड्रॉयड के साथ साथ आपको एक और भी अगर लेयर की बात करें तो हमारा हो गया iOS। तो iOS भी अगर आ गया पिक्चर में तो वो भी सेम मैकेनिज्म में काम करेगा, उसमें भी आपको सिर्फ फ्रंट एंड मतलब मोबाइल के कंपेटिबिलिटी के हिसाब से आपने वो चीज़ों को किया, बट यहाँ पे भी सिर्फ ओएस चेंज करना है, मतलब आपको फ्रंट एंड लेयर चेंज करना है डिज़ाइन, बाकी बैक एंड के दो सिस्टम सेम रह गए। तो सिक्योरिटी भी बढ़ गई और हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया या फिर डिज़ाइनिंग कॉस्ट जो गया वो भी लो हो गया कंपेयर टू, और बिजनेस ज़्यादा आने लगा। अब किसी बंदे को कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है, मोबाइल चलाने आ रहा है, तो चलो मोबाइल से ले लो, मोबाइल अगर iOS है तो ठीक है, नहीं तो एंड्रॉयड ले लो, नहीं तो और वो भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई यूज़ कर रहा है तो उससे कंपेटिबल बनाने में आसान है ना, क्योंकि एपीआई तो सिंगल है। तो ये इसकी वजह से एपीआई इंट्रोड्यूस हुई। अब 2000 में सबसे पहले सॉप रिक्वेस्ट आई, तो एपीआई सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुआ 2002 में, प्रपोज किया गया W3C में, और 2004 में रेस्ट एपीआई आई, तो उस पर आता हूँ अभी बाद में। पहले यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि एपीआई की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों आई, ऐसी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज होती है तो अलग अलग लेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो इसका बेनिफिट ये हो गया कि कंपनी में बेनिफिट क्या हुआ कि फ्रंट एंड डिज़ाइन भी कम हो गया, कॉस्टिंग कम हो गई, और सबसे ज़्यादा यूज़र को फ़ायदा होने लगा कि यूज़र फ्रेंडली हो गया कि मोबाइल पे बंदा है तो मोबाइल पे भी शॉपिंग कर सकता है सेम चीज़, लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप पे गया तब भी वही चीज़ है, तो टेंशन फ्री हो गया, तो बिजनेस ज़्यादा आएगा, जब बंदा ज़्यादा यूज़ करेगा तो बिजनेस ज़्यादा। अब इससे एडिशनल और लोगों ने क्या सोचा कि अब इसने ने सोचा कि ये एपीआई है, अब एपीआई है तो एपीआई तो किसी को बेच भी सकते हैं, तो लोगों ने अपनी एपीआई खुद बेचनी भी शुरू कर दी। लेट से अमेजॉन, पहले अमेजॉन क्या करता था कि अमेजॉन की साइट पे आप जाके पेमेंट करते थे, तो क्रेडिट कार्ड लेट से कोई भी गेटवे है, मास्टर कार्ड का हो गया, क्रेडिट कार्ड का, सारे पेमेंट सारे बैंक वाले हैं, तो सारे वाले बैंक, अगर बैंक में भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो इंटरनल ट्रांजैक्शन तो होती ही है। तो साथ के साथ अगर आपको थर्ड पार्टी, अभी मान लो अगर आपको अपना बिल का पेमेंट करना है तो इंटरनेट बैंकिंग से भी तो पेमेंट करते हो, तो आपको अपने साइट पे ले जाता है और वहाँ से भी पेमेंट कराता है, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कराता है। तो बैक एंड में एपीआई कॉल करने से फायदा क्या हो गया, अगर आप उसके साइट से ही जाके पेमेंट करते थे तब भी यही प्रोसेस होता था। अब चूंकि एपीआई सेपरेट सर्वर पे होने की वजह से यहाँ एक सिक्योरिटी लेयर बढ़ गई, तो यहाँ पे इसने एक और वॉल लगा दिया कि ये हमारा इंटरनल साइट के कनेक्टिविटी का लेयर है, और इसी में इसने फिल्टर लगा के दो लेयर बना दिए कि अगर कोई एक्सटर्नल भी यूज करना चाहता है तो वो भी यूज कर सकता है। तो जैसे फ्लिपकार्ट है, अब फ्लिपकार्ट पर जब पेमेंट करने जाओगे तो भी तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको दे दिया, तो उसने ऑप्शन क्यों दिया, क्योंकि उसको सिंपल सा क्या करना है कि ये पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, तो चूंकि वो एपीआई बेस्ड तो वो आराम से इंटीग्रेट कर लिया। अब एपीआई वाले बैंक वाले ने क्या कहा कि भाई हमारे तो अगर पेमेंट करोगे तो हम इतने पैसे चार्ज काटेंगे, तो इनकी और कमाई शुरू हो गई, इससे इनका बिजनेस भी बढ़ने लगा। तो अब इस टेक्नोलॉजी पे स्विच होने पे सबको फायदा हो रहा है, यूजर के लिए भी फायदा हो गया कि यार हमें इंटरनेट बैंकिंग में जाके लॉगिन करने से कुछ नहीं, यहीं पे हम अपना कार्ड डिटेल डाला, पेमेंट डन हो गया। अब बाद में टेक्नोलॉजी और चेंज हुई, आ गया गूगल पे, अमेजॉन पे, ऐसी चीज़ें। अब उसमें क्या है कि अब रूल फिर से निकला, यूपीआई पेमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, एक ही क्यूआर कोड स्कैन करना है, तो चाहे वो गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे पे ये फोन पे हो, सबको एक्सेस करेगा और पेमेंट आप ही के अकाउंट में आएगा, क्योंकि अब उसको लिंक किससे कर दिया, मोबाइल से। और मोबाइल नंबर सबका हर जगह रजिस्टर्ड है, तो जिसका मोबाइल नंबर हर जगह रजिस्टर्ड है वो सारी एपीआई एक्सेस करता है। तो बेनिफिट क्या होता है कि एक एपीआई सर्वर बनाने से वो थर्ड पार्टी को भी बेच पा रहा है और अपना भी काम कर रहा है। तो इसलिए अब एपीआई सबसे ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन इस टाइम पे मार्केट में हो गई है, क्योंकि आप बैंक को नहीं यूज़ करते, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है, आईसीआईसीआई में नहीं है, तब भी उसकी एपीआई आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी वेबसाइट आपको बिजनेस करना है, आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हो किसी का भी।
तो सिंपल समझ में आया, बेनिफिट भी समझ में आ गया। अब इसकी टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें एपीआई टेस्टिंग पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। आज भी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एपीआई टेस्टिंग पे फोकस नहीं है। सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस कहाँ पे है, फ्रंट एंड। जबकि बैक एंड कौन चला रहा है, यही दोनों चला रहे हैं। अगर इन दोनों को अच्छे से टेस्ट कर लो तो फ्रंट एंड पे ज़्यादा इशू नहीं आएगा। अब मान लो आप फ्रंट एंड से लॉगिन कर रहे हो, फ्रंट एंड से लॉगिन हो रहा है बट मोबाइल से लॉगिन नहीं हो पा रहा है, इस टाइप के इश्यू आपके फ्रंट एंड के हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं प्लेस कर पा रहे हो तो मोबाइल से भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैक एंड में सेम एपीआई। तो अब प्रॉब्लम क्या है वो इन टेस्टर के पास कि आप फ्रंट एंड से जाके वही सेम सिनेरियो, लॉगिन चेक किया यार यहाँ तो नहीं हो रहा है, मोबाइल पे गए आईओएस में चेक किया यार यहाँ भी नहीं हो रहा है, एंड्रॉयड में गए यार यहाँ भी नहीं हो रहा है। अरे समझो ना, अगर आपको एप्लीकेशन की समझ है तो एपीआई ही तो फेल हो रही है। आज के डेट में इंडस्ट्री क्या फेस करती है कि सबका अलग अलग प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट मान लो अगर एक एप्लीकेशन है तो उसका फ्रंट एंड डेवलपर और टेस्टर अलग टीम है,